नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एपीएन वर्ल्ड में। एपीएन वर्ल्ड में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर के वो ज्वलंत मुद्दे जिनसे आपका सरोकार है, मानवता और इंसानियत का सरोकार है। ऐसे मुद्दे जो बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं, तमाम मुल्कों के हित जुड़े होते हैं। यूं तो विश्व में खबरों के लिहाज से देखें तो रोज हलचल रहती है, लेकिन आजकल रूस और यूक्रेन के युद्ध पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस पिछले 1 महीने से आग उगल रहा है। यूक्रेन पर भीषण बमबारी की जा रही है। यूक्रेन भी रूस की सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इस भीषण जंग में जहां हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया भी 2 भाग में बटी हुई दिखाई दे रही है। इस युद्ध से कई देशों का असली चेहरा भी सामने आ रहा है। यूक्रेन का भरोसा भी टूटा है। जिन संस्थाओं से ज्यादा उम्मीदें थी वे भी एक्सपोज हो चुकी है। इस बार के स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे पूरे जंग की वो जड़ जिसकी वजह से नौबत युद्ध तक आई। नाटो और पश्चिम देशों की रणनीति, युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट और युद्ध ना रोक पाने में नाकाम हो रही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मजबूरी। तो बने रहिए हमारे साथ एपीएन वर्ल्ड में। आज हमारा फोकस होगा अस्तित्व की जंग पर। 24 फरवरी को रूस ने दुनिया के तमाम मुल्कों की अपील को ठेंगा दिखाते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया था। पहले शुरुआत धीमी हुई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगा कि जंग में बस 1-2 दिन में ही हम जंग जीत लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसे में यूक्रेन डटकर खड़ा हो गया। पूरी दुनिया देखती रह गई। पूरी हिम्मत, जज्बे और जुनून के साथ उसने रूस को जवाब दिया। 1 महीने बाद भी यूक्रेन रूस से अकेले ही भिड़ रहा है। हालांकि नाटो देशों से उसे अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिल रही है। सवाल है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? इसकी कई वजह है। क्या है युद्ध की असल वजह? इस रिपोर्ट में देखिए। रूस का यूक्रेन पर वार, अस्तित्व के लिए महासंग्राम, जिद और जज्बे की जंग। आखिर क्या है महायुद्ध की जड़? ये तस्वीरें हैं उस जिंदा दिल मुल्क की जो अब तबाह हो चुका है। हर तरफ धुआं, बारूद की गंध, जलती इमारतें और चीख पुकार। आखिर एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस आज एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों हैं? दोनों देशों के बीच ये अदावत पैदा क्यों हुई? डर, अस्तित्व का संकट, जिद या फिर कुछ और? दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े करने वाले विवाद की जड़ें कहां हैं? रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की वैसे तो कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को माना जाता है। 1949 में सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो का गठन। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य। नाटो के किसी सदस्य पर हमला पूरे नाटो देशों पर माना जाता है। सभी नाटो सदस्य देश एकजुट होकर करते हैं मुकाबला। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता था। रूस को यूक्रेन का ये कदम रास नहीं आया। दरअसल रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो उसके सैनिक रूस यूक्रेन की सीमा पर डेरा जमा लेंगे और रूस के लिए बड़ी खतरे की घंटी होगी। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। नाटो में 30 लाख से अधिक सैनिक हैं। रूस के पास सिर्फ 12 लाख सैनिक हैं, जिसकी वजह से रूस को खतरा महसूस होता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं यूक्रेन किसी भी कीमत पर नाटो का सदस्य ना बने। नाटो यूक्रेन को कभी शामिल नहीं करने का आश्वासन दे। नाटो उन देशों को शामिल ना करे जो यूरोपीय संघ से अलग हुए। रूस और यूरोप गैस पाइपलाइन विवाद भी एक वजह है।
दरअसल रूस इस पाइपलाइन के जरिए गैस यूरोप तक भेजता था। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती थी। रूस को ट्रांजिट शुल्क के रूप में मोटी रकम देनी पड़ती थी। रूस हर साल करीब $33 बिलियन का भुगतान कर रहा था। ये राशि यूक्रेन के कुल बजट की 4% थी। रूस इसी आर्थिक बोझ को कम करना चाहता था। इसके लिए पुतिन यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों को कब्जाने की फिराक में थे ताकि गैस भेजना आसान हो जाए। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। विक्टर को रूस का समर्थन था। विक्टर को अमेरिका, ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों का समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डॉनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कई बार आगाह किया, लेकिन जेलेंस्की नहीं माने। अमेरिका और पश्चिम के देशों की शह पर उनका हौसला बढ़ता गया और आखिरकार रशिया ने वो कर दिया जिसके बारे में सिर्फ अनुमान ही लगाया जा रहा था। दोनों मुल्कों में तनातनी बढ़ी और डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस ने अलग मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी। इसके बाद 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। पुतिन को उम्मीद थी कि 2-4 दिन में वो यूक्रेन को झुका देंगे, लेकिन 1 महीने बाद भी पुतिन का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। दोनों पक्ष बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। जंग की आग अमेरिका और पश्चिम के देश और भड़का रहे हैं। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि युद्ध में अमेरिका और नाटो का साथ मिलेगा, लेकिन मिले खोखले वादे और यूक्रेन एक बड़ी त्रासदी के चक्रव्यूह में फंस गया। तरक्की के नए ख्वाब देखने वाला यूक्रेन आज महाविनाश की कगार पर है। रूस की छवि भी धूमिल हुई है, लेकिन दुनिया ताकत को सलाम करती है। पुतिन उसी का फायदा उठा रहे हैं। इस युद्ध में किसकी जीत होगी और कौन हारेगा, इसका पता भी जल्द चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि कुछ चाहने की कोशिश ने बहुत कुछ गवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। शीत युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिम देशों को रूस को घेरने का एक और मौका मिला है। यूक्रेन पर युद्ध थोपने का आरोप लगा अमेरिका और नाटो के देशों ने रूस को घेरने के लिए बड़ा चक्रव्यूह रचा और इस चक्रव्यूह में रूस अभी नहीं तो भविष्य में फंस सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले की तुलना 1979 के सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले से की जा रही है। अफगानिस्तान से सोवियत संघ को 10 साल के अंदर शिकस्त खाकर लौटना पड़ा था। अब अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के बहाने रूस को उसी तरह दलदल में फंसाया जाए जैसे अफगानिस्तान में सोवियत संघ को फंसाया गया था। अफगानिस्तान में सोवियत फौज की भारी शिकस्त हुई थी। अमेरिका और नाटो के देश रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाकर भी उसकी ताकत को कम करना चाहते हैं। हालांकि पुतिन तमाम बंदिशों, धमकियों के बावजूद यूक्रेन पर फतह का अभियान जारी रखे हुए है। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का चक्रव्यूह। यूक्रेन के बहाने अमेरिका ने बिछाया जाल। रूस को यूक्रेन में उलझाने की साजिश। पीछे हटेंगे पुतिन या करेंगे परमाणु वार। यूक्रेन की यह बर्बादी गवाह है पुतिन के इरादों की। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए पुतिन ने अमीर और ताकतवर मुल्कों से पंगा लिया। पुतिन को हर तरफ से डराया गया, चेतावनी दी गई, लेकिन रूस के हितों की खातिर पुतिन ने वही किया जो उन्हें अच्छा लगा। अमेरिका और पश्चिम देश रूस को युद्ध करने से तो नहीं रोक सके, लेकिन इस युद्ध के बहाने अब रूस को चौतरफा घेरने की कोशिश जरूर हो रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले की तुलना 1979 के सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले से की जा रही है। अफगानिस्तान से सोवियत संघ को 10 साल के अंदर शिकस्त खाकर लौटना पड़ा था। अमेरिका में कुछ प्रभावशाली शख्सियतें चाहती हैं कि यूक्रेन के बहाने रूस को दलदल में फंसाया जाए।
जैसे अफगानिस्तान में सोवियत संघ को फंसाया था। अफगानिस्तान में सोवियत फौज की भारी शिकस्त हुई थी। अमेरिका, नेटो ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन तैयार किए थे। सोवियत सैनिकों ने 1979 को अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। 10 साल तक वहां रहने के बाद 1989 में हार के बाद भागना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने हालिया स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में इसी पॉलिसी को अपनाने की तरफ इशारा भी किया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने के बदले एक लंबे अरसे तक कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों ने ये साफ तौर पर तय कर लिया है कि वो इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे, लेकिन रूस को उलझाकर रखेंगे। ये चाहते हैं कि आर्थिक सैन्य रूप से रूस को कमजोर किया जाए, पुतिन को विलेन की तरह पेश किया जाए, रूस को कूटनीतिक रूप से अलग थलग किया जाए, यूक्रेन के अंदर जारी प्रतिरोध को मदद देकर जिंदा रखा जाए। युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन स्थायी युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। 2 ब्लॉक बनने जा रहे हैं, एक चीन और रूस का और दूसरा जो उन्नत देश हैं वेस्ट के, जापान वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इनका। और फिर उसमें अलग अलग ट्रेड होगा, अलग अलग फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएशन होगा और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, तो उसका असर मीडियम टर्म में पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में ये किस तरह से चलेगा ये निर्भर करता है कि ये युद्ध कितना लंबा चलता है और सैंक्शंस कितने लंबे चलते हैं, कितने इन दोनों गुटों में रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। उस पर निर्भर करेगा कि आगे चल के और क्या होगा, कि हम एक तरह की कोल्ड वॉर की तरफ चल रहे हैं। इस समय युद्ध के साथ साथ रूस और यूक्रेन ने बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि रूस केवल अपनी शर्तों पर ही यूक्रेन से वापस जाएगा। पुतिन की जो अहम शर्तें हैं उनमें यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे और यूक्रेन क्राइमिया को मान्यता दे, रूसी समर्थन वाली सरकार स्थापित हो। पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वॉर 1991 के बाद नेटो ने अपनी जड़ें और लंबी करनी शुरू कर दी। आज नेटो में 30 कंट्रियां हैं और आज के अगर रेलेवेंस में देखें तो नेटो का कोई भी रेलेवेंस सामने नहीं आता है। उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा मिलिट्री अलायंस बनाने के लिए, और क्योंकि उसका कोई काउंटर नहीं है। लेकिन पुतिन की यूक्रेन ने शर्तें मान ली तो हार अमेरिका और नाटो की होगी, इसलिए इन शर्तों का पूरा होना लगभग नामुमकिन है। दरअसल रूस यूक्रेन को सजा देना चाहता है। रूस ने जॉर्जिया के साथ भी ऐसा ही किया था। 2006 में जॉर्जिया नाटो में शामिल होना चाहता था। जॉर्जियाई संसद में प्रस्ताव भी पास हो गया था। जनमत संग्रह में भी 77% लोग पक्ष में नजर आए। 2008 में नाटो जॉर्जिया को सदस्य बनने का समर्थन किया। अगस्त 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया। जॉर्जिया के अबकाजिया, दक्षिण ओसेशिया पर कब्जा कर लिया। उन्हें स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता दे दी। जॉर्जिया अभी तक नाटो में शामिल नहीं हुआ है। अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने अक्टूबर 2021 में कहा था कि यूक्रेन और जॉर्जिया अभी भी नाटो में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद पुतिन ने तैयारी शुरू कर दी और आखिरकार 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया और अब मकसद पूरे हुए बिना पुतिन के वापस लौटने की संभावनाएं बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन चिंता की लकीरें कई मुल्कों के माथे पर पड़ी जा सकती है।
दरअसल दोनों देशों के युद्ध में विश्व की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लग सकती है। युद्ध का कई देशों पर ज्यादा तो कई देशों पर कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन किसी ना किसी रूप में ये युद्ध ज्यादातर मुल्कों को प्रभावित करेगा। युद्ध का सबसे ज्यादा असर पोलैंड और तुर्की पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों से रूस से मजबूत व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। युद्ध का ज्यादा असर इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर होगा। रूस के साथ अमेरिका और चीन का व्यापार बहुत कम है और इस युद्ध से रूस और यूक्रेन की अर्थव्यवस्थाएं भी पूरी तरह से चौपट हो सकती है। रूस कच्चे तेल के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। रूस उत्पादन का आधा केवल यूरोप को निर्यात करता है। आर्थिक पाबंदियों से रूस को बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। बात करें भारत की तो HDFC बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि को 8.2% से घटाकर 7.5% से 7.8% तक रहने का अनुमान जताया है। जंग के मैदान में भिड़ रूस और यूक्रेन रहे हैं। जानमाल का नुकसान दोनों मुल्कों का हो रहा है। अनिश्चितता, भय का धुआं यहां हर तरफ पसरा है। लेकिन इस युद्ध से कई और मुल्क भी सहमे हैं। वजह है मंदी और महंगाई की चोट। जानकारों की माने तो युद्ध का असर दुनिया के हर कोने में महसूस किया जाएगा। असर उतना ही भयानक होगा जितना युद्ध लंबा खिंचेगा। हालांकि युद्ध का असर सभी मुल्कों पर एक जैसा नहीं होगा। पोलैंड तुर्की के रूस से मजबूत व्यापारिक रिश्ते रहे। युद्ध का ज्यादा असर इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर होगा। पोलैंड जरूरत का आधा ईंधन रूस से आयात करता है। तुर्की जरूरत का 1/3 कच्चा तेल रूस से लेता है। बात करें अमेरिका और चीन की। रूस के साथ अमेरिका का व्यापार जीडीपी का महज 0.5% है। चीन के लिए ये आंकड़ा 2.5% के करीब है। इन पर रूस यूक्रेन संकट का अधिक असर नहीं होगा। वैश्विक आर्थिक विकास रफ्तार 0.2% पर कम हो सकती है, यानी ये 4% से कम होकर 3.8% रह सकती है। युद्ध का सबसे ज्यादा असर खुद रूस पर ही होगा, क्योंकि कच्चे तेल के उत्पादन में रूस तीसरे नंबर पर है। 2020 में रूस ने रोज 1.05 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन किया। इसमें से 50 से 60 लाख बैरल तेल निर्यात किया। इसमें से आधा केवल यूरोप को निर्यात किया। 8 मार्च को अमेरिका ने रूस से तेल की खरीद को लेकर प्रतिबंध लगाए और ब्रिटेन ने 2022 तक रूस से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया। रिसर्च कंपनी थंडरसेट एनर्जी के मुताबिक युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जबकि रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक खुद कह चुके हैं कि कच्चे तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। जाहिर है कच्चे तेल के बढ़ने से जरूरी सामान की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। भारत की बात करें तो भारत अपनी आवश्यकता का 85% कच्चा तेल आयात करता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर अधिक डॉलर का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे डॉलर मजबूत होगा और रुपया कमजोर, जिससे आयात महंगा हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। भारत के चालू खाते का घाटा भी बढ़ जाएगा। उनके इंपोर्ट पे असर पड़ेगा कि वो इंपोर्ट उनको अलाउड नहीं होगा बाकी देशों से। तो अगर चीन के साथ वो समझौता कर लेंगे तो इंपोर्ट वो चीन से भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे उनके असर पड़ेगा, भी असर पड़ेगा। और हमारे देश तो पहले से ही महंगाई तेज, होलसेल प्राइस इंडेक्स 11 महीने से 10% के ऊपर चल रहा था, तो हमारे यहाँ महंगाई और तेज हो जाएगी इसके चलते हुए। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में कहा कि भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात 1% से भी कम है। जनवरी तक ये कुल आयात का केवल 0.2% है। हालांकि भारत खाद्य तेलों की 70% से अधिक मांग आयात से पूरी करता है। 70% से अधिक सूरजमुखी तेल यूक्रेन से आता है। आपूर्ति बाधित होने का असर कीमतों पर दिख रहा है। प्लेरियम का प्रमुख उत्पादन देश रूस है। लेयान का प्रमुख उत्पादक देश यूक्रेन है। आपूर्ति बाधित होने से सेमीकंडक्टर महंगे हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर महंगे होने से
बिजली का सामान महंगा होगा। यूक्रेन युद्ध के बाद HDFC बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 8.2% से घटाकर 7.5 से लेकर 7.8% तक रहने का अनुमान व्यक्त किया है। जाहिर है रूस यूक्रेन युद्ध का अभी खास असर भारत पे ना पड़े, लेकिन युद्ध लंबा चला तो भारत समेत कई देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। यूक्रेन पर हमला नहीं करने के लिए तमाम मुल्कों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अपील की, लेकिन वो नहीं माने। सुपर पावर बने रहने के लिए पुतिन को यूक्रेन को सबक सिखाना था और उन्होंने वही किया जो उन्हें रूस के हित में लगा। युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्थाएं भी नाकाम रही। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से शांति की अपील की, पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की, लेकिन यह अपील नाकाफी साबित हुई। वजह रूस का खुद ताकतवर होना है और ऐसे में यूएनएससी में वीटो पावर रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य मकसद पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इससे पहले भी कई बार उसे शांति बहाल करने में नाकामी हाथ लगी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अपील को भी पुतिन ने नहीं माना है और ऐसे में अब सवाल है कि आखिर युद्ध नहीं रोक पाने में नाकाम ऐसी संस्थाओं की क्या उपयोगिता है। रूस यूक्रेन पर बेखौफ हमले कर रहा है। एक महीने में रूस कीव पर कब्जा तो नहीं कर सका, लेकिन यूक्रेन की तस्वीर जरूर बदल दी। यूक्रेन तबाह हो चुका है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हर तरफ बर्बादी के निशान हैं, अफरा तफरी है, कोहराम है, धुआं ही धुआं है और मानवता शर्मसार है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण करने से रोकने के लिए अपील भी की गई, परोक्ष रूप से धमकी भी दी गई, लेकिन पुतिन न डरे न झुके। अमेरिका और नाटो देखते रह गए। आखिरी कोशिश संयुक्त राष्ट्र ने की, लेकिन शांति की उसकी अपील भी कहीं दफन हो गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मानवता के नाम पर हमला रोकने की अपील की थी, लेकिन मॉस्को ने यूक्रेन सीमा में टैंक के साथ अपनी सेना भेज दी। फरवरी में सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूसी हमले को रोकने और सेना को वापस बुलाने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इस दौरान रूस ने प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। उधर भारत, चीन और यूएई ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य मकसद पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन इससे पहले भी कई बार उसे शांति बहाल करने में नाकामी हाथ लगी है। अमेरिका और वियतनाम के बीच जंग हुई। यूएन इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। यह संघर्ष करीब 10 वर्षों तक चला। इसके बाद 22 सितंबर 1980 को इराक और ईरान के बीच जंग छिड़ गई। ये युद्ध करीब 8 वर्षों तक चला। इस जंग को रोक पाने में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से विफल रहा। अफ्रीकी देश रवांडा में भी नरसंहार रोकने में संयुक्त राष्ट्र नाकाम रहा है। ये संघर्ष करीब 100 दिनों तक चला। इस संघर्ष में 8 लाख से अधिक लोग मारे गए। हुतू समुदाय ने अल्पसंख्यकों पर हमला किया। बोस्निया के गृह युद्ध को रोकने में भी संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से विफल था। इसके समाधान के लिए नाटो को अपनी सेना उतारनी पड़ी। यूगोस्लाविया के विभाजन के बाद सर्ब समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच नए राष्ट्र को लेकर संघर्ष हुआ। मध्यस्थता करने में संयुक्त राष्ट्र विफल रहा। यूएन की सुरक्षा परिषद में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन अस्थायी सदस्य हैं। इन देशों को वीटो पावर हासिल है। वीटो पावर के जरिए ये देश किसी भी मामले को रोक सकते हैं। इसी वजह से यूएन कई बार सुरक्षा और शांति स्थापित करने में विफल हो जाता है। यूएन के महासचिव रहे बुतरस घाली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में वीटो सिस्टम की निंदा की थी। उन्होंने कहा था, अगर वीटो सिस्टम खत्म नहीं हुआ तो सुरक्षा परिषद स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकेगी। वीटो पावर वाले देश अपने हिसाब से यूएन को चलाना चाहते हैं।
यूक्रेन पर रूसी हमले का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई तत्काल रोकने का आदेश दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। वैसे तो इस अदालत के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन इसके पास अपने आदेश का पालन कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पहले भी ऐसे मामले देखे गए हैं जब देशों ने इसके आदेश का उल्लंघन किया है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों के नरसंहार का तर्क दिया था। यूक्रेन ने इसे निराधार बताया था। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने यूक्रेन की गुहार तो सुनी, लेकिन रूस पर नकेल कसने में वो अभी कामयाब नहीं हुआ। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले बाध्यकारी हैं, लेकिन इसके पास अपने आदेश का पालन कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो देश अदालत के आदेशों का पालन करने से इनकार करते हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ रूस के पास वीटो पावर है। ऐसे में सवाल है कि क्या यूएन और इंटरनेशनल कोर्ट जैसी संस्थाएं अनुपयोगी हो गई हैं? ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। जाहिर है यूक्रेन युद्ध अब तमाम मुल्कों के लिए अस्तित्व की जंग बन चुका है। रूस सुपर पावर बने रहने की जंग लड़ रहा है तो यूक्रेन अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं अमेरिका समेत दूसरे देश भी अपने अपने हितों के लिए यूक्रेन के युद्ध में परोक्ष रूप से खुद को झोंके हुए हैं। इन देशों का मकसद रूस को अलग थलग करना है, लेकिन युद्ध को किसी भी लिहाज से जायज नहीं ठहराया जा सकता। कूटनीतिक तरीके से के मसले का समाधान हो और शांति की पहल ईमानदार तरीके से हो, सभी के लिए मानवता सर्वोपरि है। लेकिन देखना होगा कि आपसे हित विनाशकारी युद्ध को रोक पाएंगे या इसे और भड़काएंगे।